ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले हफ्ते जॉर्डन पीटरसन ने अपने ट्विटर हैंडल पर मां काली पर एक बहुत ही अपमानजनक ऐसा ट्वीट किया था। आज हम उसी ट्वीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसके पीछे की मानसिकता के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसके साथ में ही वेस्ट का जो राइट है या लेफ्ट है, नेशनलिस्ट है या कम्युनिस्ट है, कंजर्वेटिव्स है या लिबरल्स है, उनका भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या है, भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति के बारे में वे क्या सोचते हैं और एक भारतीय के रूप में हमारा इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए, इसी विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे युवा अभी थोड़ा नया नया लेफ्ट राइट इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में चर्चा करने लगे हैं। आज से 4-5 वर्ष पहले तक भी इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में कभी ज़्यादा चर्चा होती नहीं थी। आप मीडिया रिपोर्ट्स को भी अगर देखेंगे आज से 4-5 वर्ष पहले तक भी, तब भी आप ये लेफ्ट राइट वगैरह इन शब्दों को ज़्यादा कभी आपने सुना नहीं होगा। और इवन मुझे भी अच्छी तरीके से याद है, जब आज से 5 वर्ष पहले तक भी जब मैं हमारे चैनल पर लेफ्ट राइट कंजर्वेटिव लिबरल इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में चर्चा करता था फिल्मों के रिव्यू करते समय, तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि भाई ये क्या है। मतलब एक बिल्कुल ही अलग या नई बात उस समय लगती थी। मैंने आज से 5 वर्ष पहले 2018 में एक वीडियो भी बनाया था कि आर वी इंडियन कंजर्वेटिव, भारत की दृष्टि से लेफ्ट राइट कंजर्वेटिव लिबरल इन शब्दों के कैसे कोई मायने नहीं बनते हैं। इस पर मैंने तभी उस समय चर्चा की थी। पर अभी थोड़ा सोशल मीडिया पर और भी थोड़ा सोशल मीडिया के कारण जो जागृति आई है, उस कारण से अभी चर्चा हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। पर उसके साथ ही मैंने ये भी होते हुए देखा है कि बहुत सारे युवा अभी जो पश्चिम के नेशनलिस्ट है या जो वहाँ के राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, उनको कई सारे भारत के युवा फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि जॉर्डन पीटरसन हो, बेन शपीर हो या और भी कुछ ऐसे लोग हैं, उन्हें भारत के युवा फॉलो कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, वेस्ट के वो जो नेशनलिस्ट है या कंजर्वेटिव्स है, वे वोकिज्म रूपी भस्मासुर का विरोध कर रहे हैं और इस कारण से ज़्यादातर युवा आज उनको सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर उसी समय हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वे अपने अपने देश के नेशनलिस्ट हैं। वे अपने देश और अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी बातें रखेंगे। भारत की अगर हम बात करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके दृष्टिकोण से या अब्राहमिक रिलीजन्स के दृष्टिकोण से हम भारतीय संस्कृति को जज नहीं कर सकते हैं। ये हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। ठीक है, हमने थोड़ा सा कुछ बातों को जानने के लिए या वो कैसे क्या चल रहा है, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखने के लिए किसी को सुन लिया, वो एक अलग बात होती है। पर वेस्ट का चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, नेशनलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो या लिबरल्स हो या कंजर्वेटिव्स हो, वे दोनों ही भारत के प्रति उनका जो रवैया है, भारत की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण है, जो विचार है उनके भारत के प्रति, वे अच्छे नहीं हैं। देखिए, जॉर्डन पीटरसन, बहुत सारे मित्रों को तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि वो एक मनोचिकित्सक और लेखक है और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से है, जो अपने आप को क्लासिकल लिबरलिज्म को फॉलो करने वाला बताते हैं। अब ये क्लासिकल लिबरलिज्म भी एक अलग ब्रांच है लिबरलिज्म की। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना, लेफ्ट राइट कंजर्वेटिव लिबरल, इन वेस्ट के लोगों ने इतनी सारी ब्रांचेस, इतनी सारी शाखाएं उसकी खोज कर रखी है ना, खोल कर रखी है। लिबरलिज्म में भी ढेर सारे अलग अलग विचार, थॉट्स, ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म भी एक अलग शाखा है लिबरलिज्म की। इसमें आप लेफ्ट के अगर देखेंगे, सोशलिज्म की देखेंगे, कम्युनिज्म की देखेंगे, इन सब के ढेर सारे अलग अलग ऐसे खोल कर रखे हैं उन्होंने दुकान अपनी एक प्रकार से। और इसके पीछे का कारण ये एक कारण ये भी है कि वे अपने आप में ही इतने कंफ्यूज्ड है ज़्यादातर लोग वेस्ट के, कि वे किसी भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ में अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते कि भाई ना, मैं अपने आप को कंजर्वेटिव या अपने आप को लिबरल या अपने आप को पूर्ण रूप से सोशलिस्ट या अपने आप को पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट या पूर्ण रूप से नेशनलिस्ट, किसी के साथ हमें जोड़ना नहीं है। अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज्ड है और इसी कारण से इतने सारे अलग अलग दुकानें, इतनी सारी अलग अलग शाखाएं उन्होंने खोल कर रखी है। और मैं सच में कहूँगा कि जो भी मित्र अभी थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करने लगे हैं, बात करने लगे हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भाई वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को देखना, भारत को जज करना, हमारे कल्चर को जज करना सबसे पहले तो बंद करिए। आप पश्चिम के चश्मे से, उनके दृष्टिकोण से, अब्राहमिक रिलीजन्स के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो पूर्ण रूप से अलग है।
और पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो ये कंजर्वेटिव लिबरल ये बहुत लंबे समय से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कई सारी ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वे इन्हीं दो विचारों में बटी हुई है। उनके पॉलिटिकल जो कैंपेन्स है वो भी इन्हीं विषयों पर लड़े जाते हैं। और वहाँ पर ये लिबरलिज्म का जो थॉट है उसकी जो मूल शुरुआत है या उसकी जो आवश्यकता है वो इसी कारण से आई कि उनका 2000 वर्षों का इतिहास वैसा रहा है, एक रक्तरंजित इतिहास रहा है 2000 वर्षों का, जो कॉलोनाइजेशन का इतिहास रहा है, दूसरे देशों पर जो उन्होंने अत्याचार किए हैं, ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया है, जो रक्तरंजित इतिहास रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग आज पश्चिम के देशों में ऐसा है जो आत्मग्लानि से भरा हुआ है। उसने ये जब वो इतिहास अपने ही देशों के इतिहास के बारे में जब वो पढ़ता है तो वो आत्मग्लानि से भर जाता है, तो वो अपने देश या अपने देश के कल्चर के साथ में वो नहीं जुड़ना चाहता। तो ये एक जो लिबरलिज्म का जो आज हाँ पहले एक केवल शुरुआत धीरे से जो एक सटल वे में हुई थी, आज वो वोकिज्म रूपी भस्मासुर का एक रूप उसने वहां पर ले लिया है। और दोनों ही आइडियोलॉजीज अगर आप देखेंगे वहाँ के, चाहे कंजर्वेटिव्स हो या लिबरल्स हो, दोनों ही बिल्कुल एक्सट्रीम आपको देखने को मिलेंगे। और इसी कारण से उनके चश्मे से हम भारत को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो वेस्ट से पूर्ण रूप से अलग है। हमारा कोई कोलोनाइजेशन का इतिहास नहीं, हमने किसी दूसरे पर देश पर अत्याचार आक्रमण नहीं किए थे, किसी को लूटा नहीं था, और ना ही किसी को हमने ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया था। हमारा इतिहास, हमारा कल्चर अलग है। और हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी इतनी स्वतंत्रता है यहाँ पर, आपको किसी अलग से लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है कि भाई, जब वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के लिबरल्स क्या है, वो अपने आप को जो वहाँ का कल्चर का, रिलीजन का जो ढांचा है उसमें वो नहीं बांधना चाहते अपने आप को। वो अपने आप को लिबरल कहते हैं कि भाई हम नहीं जुड़ना चाहते रिलीजन के साथ में, क्योंकि जो वहाँ के रिलीजन का कंसेप्ट है वो अलग है। वो आपको एक पुस्तक के साथ में एक विशिष्ट प्रकार के मार्ग पर चलने के लिए कहता है, एक विशिष्ट ढांचा है, और उसमें कई सारे लोग हैं जो नहीं बनना चाहते। पर भारत में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें आपको इतनी स्वतंत्रता है कि वो आपको कहीं पर बांधता ही नहीं है। आप ऑलरेडी मुक्त है, आप ऑलरेडी स्वतंत्र है। आपको किसी एक पुस्तक के साथ नहीं बांधा गया, आपको किसी एक पर्टिकुलर मार्ग के साथ नहीं बांधा गया कि आप अगर सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं तो आपको इसी पुस्तक को फॉलो करना है, या इसी मार्ग पर चलना है, या आपको ऐसे ही साधना करनी है, ऐसे ही तपस्या करनी है। नहीं, आपको कहीं पर बांधा नहीं गया। अगर आप भावना प्रधान हैं तो आपके लिए भक्ति मार्ग है, आप अगर तर्क प्रधान हैं तो आपके लिए ज्ञान मार्ग है, आप अगर शारीरिक श्रम, कईयों की आदत होती है भावना या तर्क प्रधान, इन दोनों में ही नहीं, वो शारीरिक परिश्रम श्रम करना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है, तो उनके लिए कर्मयोग है, सांख्य योग है, हठ योग है, समत्व योग है, ढेर सारे अलग अलग मार्ग है। और उन सब में भी आपको बांधा नहीं गया, वहां पर भी आपको स्वतंत्रता है। जैसे कि आप भक्ति मार्ग में हैं तो वहां पर भी आपको ये नहीं कहा गया है कि आपको केवल भगवान शिव जी की ही आराधना करनी, नहीं, वहां पर वैष्णविज्म है, शैविज्म है, शाक्तिज्म है, गणपत्य पंथ है, भगवान सूर्यनारायण की उपासना करने वाले हैं, ढेर सारे अलग अलग आपको वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। और वैष्णव पंथ में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कई सारे अलग अलग मार्ग हैं, उसमें भी कई सारे अलग अलग पंथ है। जैसे कि मैं वारकरी संप्रदाय से हूं, और वारकरी संप्रदाय को अगर आप देखेंगे तो वो है भक्ति मार्ग का ही एक पंथ, पर उसकी शुरुआत होती है नाथ संप्रदाय से, यानी ज्ञान योग से, शैविज्म से। गहनीनाथ जी, गोरखनाथ जी के जो शिष्य है, वहाँ से वारकरी संप्रदाय की शुरुआत हुई है। और इसमें भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है, कर्मयोग भी है, अद्वैत वेदांत का भी ज्ञान है, सबका मिश्रण है। ऐसे वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग पंथ आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर भी किसी को बांधा नहीं गया। इसी कारण से आप वेस्ट के चश्मे से, उनके दृष्टिकोण से भारत को, भारत के कल्चर को जज नहीं कर सकते। यहां पर कंजर्वेटिव, लिबरल, लेफ्ट, राइट, इन शब्दों के कोई मायने ही नहीं बनते हैं। ये सबसे पहले हमें ये बात दिमाग में डालने की आवश्यकता है। ठीक है, ये जो वोकिज्म रूपी भस्मासुर है उसको वो कैसे काउंटर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी के लिए हमने सुन लिया, वो एक अलग बात होती है। अब जॉर्डन पीटरसन के उस पर्टिकुलर ट्वीट की हम बात करते हैं जिसमें उन्होंने मां काली की तुलना वोक फेमिनिज्म के साथ में की है। सबसे पहले वो उस ट्वीट में लिखते हैं कि माँ काली किस प्रकार से बिल्कुल एक नार्सिसिस्ट उनको कहा है। मतलब नार्सिसिस्ट मतलब बिल्कुल जो व्यक्ति एक अपने आप में ही अहंकार में डूबा हुआ है, आत्ममुग्ध है, और वो भी विशुद्ध रूप से, मिलावट रहित,
नार्सिसिस्ट ऐसा उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, इतना ज़्यादा अहंकार में डूबा हुआ, आत्ममुग्ध ऐसा उन्होंने कहा है। और उसके आगे लिखते हैं वे कि एक भक्षण करने वाली माँ जो अंडरवर्ल्ड से आई है, ऐसे शब्द प्रयोग उन्होंने वहाँ पर किया है। अब स्वाभाविक सी बात है, जॉर्डन पीटरसन को कोई सनातन संस्कृति का या माँ काली का जो भी कथा है या पौराणिक जो कथा है उसके बारे में कुछ भी कोई ज्ञान नहीं है। बस अपने आप को थोड़ा सा वोकिज्म को काउंटर करना है और पश्चिम में थोड़ा सा अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो कूल लगना है, तो लिख दिया। कुछ ज्ञान तो कुछ आता पता तो होता नहीं है। आज से 100 वर्ष पहले के वेस्टर्न फिलोसोफर्स कई सारे हमें ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सही मायने में सनातन संस्कृति का, उपनिषदों का, वेदों का, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया था। और उन्होंने उतनी सूक्ष्मता के साथ में फिर जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने जो ये समझ में आया कि भाई सनातन संस्कृति जैसा ज्ञान विश्व में और कहीं पर नहीं है, और उन्होंने भर भर कर सनातन संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की प्रशंसा की है। फिर वो चाहे टॉल्स्टॉय हो, मार्क ट्वेन हो, कार्ल सेगन हो, आइंस्टाइन हो, एनी बेसेंट हो, ऐसे कई सारे फिलोसोफर्स के हम उदाहरण दे सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करिए वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऑन हिंदुइज्म, आपको ढेर सारे उनके कोट्स वगैरह पढ़ने को मिलेंगे। कई सारे साइंटिस्ट हैं, ओपनहाइमर, उनके भी आपको कोट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो उन्होंने सही मायने में उपनिषदों का, गीता का, वेदों का अध्ययन किया था, तब उनको पता चली सनातन संस्कृति की महिमा। पर आजकल के जो कुछ वेस्टर्न ये सो कॉल्ड फिलोसोफर्स बनकर बैठे हुए हैं, उनका कुछ अध्ययन तो है नहीं, कुछ पढ़ा तो है नहीं, बस वोकिज्म को थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज करना है, कूल लगना है, बड़ी अच्छी अच्छी इधर उधर की बातें करके इधर उधर से चुरा कर कुछ वो ऐसी बातें बता देते हैं और हो गए, वो फिलोसोफर हो गए हैं, अभी बड़े मनोचिकित्सक हो गए हैं। विश्व का सबसे सूक्ष्म मनोविज्ञान अगर कहीं पर है तो वो तो अद्वैत वेदांत का है। और माँ काली को वो जिस प्रकार से वोक फेमिनिज्म के साथ में तुलना कर रहे हैं कि भाई वोक फेमिनिस्ट बिल्कुल नार्सिसिस्ट होते हैं, बस आत्ममुग्ध होते हैं, अपने अहंकार में डूबे हुए होते हैं, और इसकी तुलना वो माँ काली के साथ में कर रहे हैं। कितनी कितनी क्या कहूँ मैं, तुच्छ बुद्धि कहा जा सकता है इसको। माँ काली को सनातन संस्कृति में उस सच्चिदानंद घन परब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। उनमें कोई निर्विकार है, माँ काली का जो मूल स्वरूप है वो निर्विकार है, परब्रह्म का स्वरूप उन्हें कहा गया है। और इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि भाई सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या होता है, वो अलमाइटी गॉड वगैरह, इस ऐसा आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते अंग्रेजी में। हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति की जो शब्द है, जैसे कि आत्म साक्षात्कार हम कहें, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन आपको ट्रांसलेट करेंगे क्या? ना, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार अलग है। आत्म साक्षात्कार जिसमें हम अपने परब्रह्म स्वरूप का जिसे ज्ञान होता है कि भाई ये शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, मैं जहाँ से ये सारी वृत्तियाँ उठती है, जहाँ से ये तर्क करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब मन बुद्धि है, तर्क हम करते हैं, विचार हम करते हैं, ये मैं सोच रहा हूँ, सोच के बोल रहा हूँ, पर मन कहाँ पर है किसी को पता है नहीं। वो जहाँ से सारी वृत्तियाँ उठती है वो आत्म तत्व मैं हूँ, और वो आत्म तत्व उस परब्रह्म परमात्मा से अलग नहीं है। उन सारी वृत्तियों का मैं दृष्टा हूँ। जो भी वृत्ति मन में उठ रही है, अब मैं ये जो बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जो तर्क मेरा मन कर रहा है, वो भी मैं नहीं हूँ। अभी मेरे मन को जो एक बचपन से संस्कार मिले हैं उसके आधार पर मैं इन विचारों को एनालाइज कर रहा हूँ, पर ये वृत्तियाँ भी मैं नहीं हूँ। मन में चाहे सुख की वृत्ति आए, दुख की वृत्ति आए, लाभ हानि मान अपमान, चाहे जो भी मन में वृत्तियाँ आती है, उन सारे विचारों का, उन सारी वृत्तियों को देखने वाला मैं हूँ। मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार मैंने कुछ अच्छा काम किया, मुझे खुशी हुई, मैंने कुछ गलत काम किया, मुझे दुख हुआ, पर दुख मुझे नहीं हुआ, वो मन को हुआ है दुख। मेरा मन दुखी हुआ, मेरा मन सुखी हुआ। उन विचारों को, सुख दुख की वृत्ति को भी मैं देखने वाला हूँ। इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान हमारी संस्कृति में है जिसे अद्वैत वेदांत का ज्ञान कहा जाता है। और जिन्होंने भी इसका अध्ययन किया, समझा, उन्होंने इसकी भर भर कर प्रशंसा की है। और माँ काली को आप कैसे अपनी इस भौतिक बुद्धि से आप उनको जज करेंगे जिन्हें परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कहा गया है? और जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, गणेश पुराण है, उसी प्रकार से माँ काली पर एक पूरा अलग से देवी भागवत पुराण है, और उसमें उन्हें सारी सृष्टि का मूल आधार कहा गया है। और आप उनको कैसे जज करेंगे? और ये केवल जॉर्डन पीटरसन की बात नहीं है। आप अगर वेस्ट में देखेंगे तो इसका एक बहुत लंबा इतिहास आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो आराध्य है, हमारी माँ काली हो, गणेश जी हो, हमारे जो देवी देवता है, ये पश्चिम के विशिष्ट जो नेशनलिस्ट है, राइट विंग आइडियोलॉजी के जो है पश्चिम के, उन्होंने हमेशा ही सनातन संस्कृति को टारगेट किया है। आप इंडियाना जोन्स देख लीजिए,
टेम्पल ऑफ डूम, अमरीश पुरी ने, जिसमें एक माँ काली के साधना करने वाले एक कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। इतना गंदे तरीके से उन्होंने भारत को उसमें दिखाया है, जो बंदरों की खोपड़ी में खा रहे हैं, वो क्या क्या, वो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे उन्होंने भारत को उसमें प्रेजेंट किया है। और माँ काली को मतलब वो नरबली देना और ऐसी ऐसी विकृत मानसिकता की बातें उस फिल्म में उन्होंने दिखाई है। माँ काली की आराधना को कितना गलत तरीके से उन्होंने दिखाया। केवल टेम्पल ऑफ डूम की बात नहीं, सुपरनैचुरल्स नाम की एक वेब सीरीज आई थी, अमेरिका की ही वेब सीरीज है, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। उसके एक एपिसोड में गणेश जी और माँ काली को नरभक्षी दिखाया है, कैनिबल, नरभक्षी, मनुष्यों का मांस खाने वाला दिखाया है गणेश जी और माँ काली को। और जो लूसीफर वगैरह जो एंजल्स है ना, उनको ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया है गणेश जी और माँ पार्वती से। इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है वेस्ट के लोग, इतने ज़्यादा वो जो रेसिस्ट, जेनोफोबिक वगैरह जैसे शब्द उपयोग करते हैं ना, ये सारे इन पर लागू होते हैं। इतने ज़्यादा घृणा उनके मन में हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति के प्रति है, इस प्रकार से वे दिखाते हैं। क्योंकि अगर बचपन से किसी को ये सिखा दिया जाए, बता दिया जाए कि भाई जो आइडल वर्शिपर्स होते हैं वो तो वर्स्ट काइंड ऑफ क्रीचर्स होते हैं, वो तो सबसे गंदे क्रीचर्स होते हैं, और जब तक वे ट्रू गॉड की शरण में नहीं आएंगे तब तक तो उनको हेवन में वो नहीं जा पाएंगे, वो तो हेल में जाएंगे। अगर वो बिलीवर बनेंगे तभी वो हेवन में जाएंगे, नॉन बिलीवर रहेंगे तो हेल में जाएंगे। और आइडल वर्शिपर्स तो वर्स्ट काइंड ऑफ क्रीचर्स होते हैं। ये अगर बचपन से किसी को बता दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वो तो बड़े होकर ऐसी ही कहानियां लिखेगा ना। वो तो मूर्ति पूजकों को दरिंदों की तरह, मॉन्स्टर्स की तरह घिनौना ही इस प्रकार से वो प्रस्तुत करेगा। और इसमें हमारे भारत के जो लिबरल्स है, वोक्स है, उन्होंने भी काफ़ी इन वेस्ट के लोगों का साथ दिया है। यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे पुरानी 70, 80, 90 के दशक की फिल्मों को याद करिए, माँ काली की उपासना करने वालों को वो कैसे कैसे दिखाते थे फिल्मों में। यही जो टेम्पल ऑफ डूम में जिस प्रकार से दिखाया, बिल्कुल वैसा ही भारत की फिल्मों में भी आपको देखने को मिलेगा। नरबली देना या बहुत ही एक काला जादू और वगैरह क्या क्या नहीं, उन्होंने माँ काली की उपासना को कितने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। रियल लाइफ में आपको कहीं पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। रियल लाइफ में माँ काली की उपासना अगर आप देखेंगे तो आपको उदाहरण मिलेगा महाकवि कालिदास जी का। महाकवि कालिदास जी की कथा तो आपने सुनी होगी, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंश, मेघदूतम, इस प्रकार के 40 से ज़्यादा महाकाव्य लिखे। उनकी कहानी अगर आपने सुनी होगी तो वे बचपन में बिल्कुल मूर्ख थे, महामूर्ख उनको कहा गया है। कोई उनको समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। और उनके राज्य की जो राजकुमारी थी, विद्योत्तमा उनका नाम था, उन्हें उनसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति से विवाह करना था। उन्होंने शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति मुझे राजदरबार में आकर शास्त्रार्थ में परास्त करेगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। विद्योत्तमा राजकुमारी, कई सारे विद्वान आते थे, बहुत सुंदर थी विद्योत्तमा, और हर सारे के सारे लोगों को विद्योत्तमा अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से परास्त कर देती थी। तो कई सारे जो विद्वान थे वो हार के कारण बहुत दुखी थे, वो विद्योत्तमा को सबक सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा यार कुछ ऐसे व्यक्ति को सामने खड़ा कर देते हैं और सबक तो सिखाना पड़ेगा विद्योत्तमा को, कोई महामूर्ख भोंदू आदमी चाहिए हमें। तो वे जंगल में गए खोजने के लिए कि कोई कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा। तो उन्हें एक व्यक्ति, एक लड़का, एक युवक दिखा जो जिस डाली पर बैठा है उसी डाली की जड़ काट रहा है। तो सबने सोचा कि भाई इससे बड़ा मूर्ख तो और कोई नहीं मिलेगा, चलो इसको ही लेकर के चलते हैं राज दरबार में। उसको लेकर के गए विद्योत्तमा के सामने और कहा कि हमारे ये जो ज्ञानी जी है, आज इनका मौन व्रत है, ये कुछ बोलेंगे नहीं, पर इशारों से वे आपके साथ में शास्त्रार्थ करेंगे। तो विद्योत्तमा ने कहा ठीक है, ज्ञानी जी है, मौन व्रत है। तो विद्योत्तमा ने सबसे पहले ऐसे एक उंगली की ऐसे, तो उसको तो कुछ समझ थी नहीं उस युवक को। उसे तो मूर्ख कहा गया है, तो वो उसे लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है, तो उसने 2 उंगलियां कर दी, मैं दोनों आंख फोड़ूंगा। तो जो बाकी जो विद्वान उस साथ में आए हुए थे उन्होंने कहा कि देखिए, आपने कहा कि एक परब्रह्म परमात्मा है, वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा, वो सबका आधार है। पर हमारे ज्ञानी जी कहते हैं कि केवल वो परब्रह्म परमात्मा ही नहीं, तो उसके साथ में प्रकृति भी सृष्टि का, इस माया रूपी जगत का आधार है। जैसे कि अर्धनारी नरेश्वर, उस अवतार के माध्यम से भी हमें यही ज्ञान दिया गया है कि इस सृष्टि का, इस माया रूपी जगत का जो आधार है वो केवल परमात्मा ही नहीं, उनके साथ में प्रकृति भी है। स्त्री और पुरुष, परमात्मा और प्रकृति, दोनों ही इस सृष्टि का आधार है।
उनके बगैर ये सृष्टि पूर्ण नहीं हो सकती। तो ये हमारे ज्ञानी जी ने इसलिए 2 कहा। तो विद्युत्तमा को लगा कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में विद्युत्तमा ने 5 उंगलियां की। तो इसे लगा कि भाई ये शायद मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रही है, तो इसने ऐसा हाथ कर दिया कि भाई मैं घुसा मार दूंगा फिर। तो बाकी जो विद्वान खड़े थे उन्होंने कहा कि देखिए आपने कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और पर हमारे ज्ञानी जी उस पर कह रहे हैं कि उन 5 ज्ञानेंद्रियों को जब हम वश में करते हैं, जीवा का सुख, देखने का सुख, सूंघने का सुख, सुनने का सुख, या फिर त्वचा का, शिश्नेंद्रिय का जो काम वासना का सुख है, उन पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं, उनको संयमित जब करते हैं, तब हम अध्यात्म के मार्ग में, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ हुआ। विद्युत्तमा ने बात माना कि हाँ भाई काफ़ी ज्ञानी लग रहे हैं। विवाह भी हुआ। विवाह के बाद विद्युत्तमा को पता चला कि भाई ये तो भोंदू है, इसको तो कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने तुरंत विवाह के पहले ही रात्रि को उसे बाहर निकाल दिया, अपमानित करके, बहुत बुरा भला कहा। वो चोट लग गई उस युवक को। विद्युत्तमा ने कहा उसे बाहर निकालते समय कि जब तुम ज्ञानी हो जाओगे और वो तुम्हारी जब लोगों में प्रसिद्धि हो जाएगी तुम्हारे ज्ञान के कारण, तब मेरे पास तुम वापस आना। तो वो चोट लग गई ना उसे, तो वो गया माँ काली के मंदिर में। वो युवक माँ काली की ऐसी तपस्या की, ऐसी साधना की, रोज सुबह ध्यान करना, त्राटक करना, एकाग्रता, मन बुद्धि पर संयम, और वो तपस्या से, साधना से ऐसी उसकी बुद्धि का विकास हुआ माँ काली की आराधना से कि वो महाकवि कालिदास हो गए। और कितने बड़े बड़े महाकाव्य उन्होंने लिखे। तो ये माँ काली की उपासना, हम महाकवि कालिदास जी का उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद हम रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण दे सकते हैं। महान ब्रह्मज्ञानी संत स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव, ये तो महाकाली के सबसे बड़े उपासक थे। और उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने सारे मिशनरियों की नींद उड़ा रखी थी। जब वे शिकागो में गए थे और हिंदुत्व का डंका जब स्वामी विवेकानंद जी ने बजाया था, उसके बाद में जितने भी जो मिशनरियों का जगत था उसमें पूरा हड़कंप मच गया था कि भाई ये क्या हो गया। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी पर भी लांछन लगाने का प्रयास किया था मिशनरियों ने उस समय। उन पर वुमनाइजर होने के आरोप लगाए गए थे स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। और ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे, थोड़ा सा और इतिहास में जाएंगे, स्वामी विवेकानंद पर भी आरोप लगाए थे। जब विवेकानंद के शिकागो भाषण के बाद उनका सारा चर्च का ढांचा ढह गया था, और तब उन्होंने उनको रोकने के लिए कहा था महिलाओं को नहीं जाना चाहिए विवेकानंद के पास, ही इज ए विमेनाइजर। ये इनका प्रिय आरोप है। यही सब इन्होंने अटल जी के समय पर किया, यही सब अब भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा संभल गए। और उस समय केवल आरोप नहीं लगाए, यूएनओ के बाहर जाकर प्रदर्शन किए भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। संविधान पर विश्वास नहीं, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं, भारत सरकार पर विश्वास नहीं, भारत की जनता पर विश्वास नहीं, यूएनओ में जाकर प्रदर्शन। और मैं आज आरोप लगा रहा हूं, यदि आरोप गलत है तो मैं चुनौती देता हूं संपूर्ण ईसाई जगत को, मेरे ऊपर केस करें, मैं अदालत में सबूत रखूंगा, तब छपने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस यूएनओ के बाहर प्रदर्शन के माध्यम से ऐसा कहा जाता है अरबों डॉलर इकट्ठे किए भारत के ईसाई नेताओं ने। और किस किस तरह के आरोप लगाए। यहां पर जो हिंदू एम्प्लॉयर है वो अपनी ईसाई एम्प्लॉइज के साथ बलात्कार करते हैं, उनको चलती हुई ट्रेनों से फेंका जाता है, उनको पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप में से बहुत लोग बुजुर्ग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या उन दिनों के अंदर जब यहां अटल जी की सरकार थी एक भी उदाहरण इस तरह का था? और फिर उसके बाद जब सीमाएं पार हो गई तो हमने लिस्ट बनाई उन सब आरोपों की। यह लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, उन सब आरोपों की। और यह लिस्ट केवल बनाई नहीं, हम पहले अल्पसंख्यक आयोग के पास गए। जस्टिस शमीम उस समय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनसे कहा इनकी जांच कीजिए, यदि ये सत्य पाए जाते हैं, हमारे संगठन का नाम भी था इनके अंदर कहीं कहीं, जो सजा देंगे हम कबूल करेंगे, और झूठे पाए जाते हैं तो इन लोगों को कम से कम डांटिए तो सही। हम मिले राष्ट्रपति से, हम मिले प्रधानमंत्री से, और उनसे कहा कि ये सब चीजें इनकी जांच करानी चाहिए, और आपको जानकर खुशी होगी जांच हुई। अल्पसंख्यक आयोग ने भी करवाई, भारत सरकार ने भी कराई, और अल्पसंख्यक आयोग ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा ये सब घटनाएं झूठी हैं, इसमें हिंदू समाज का कहीं हाथ नहीं है। जिसको चर्च पर हमला करके कहा है वो हमला नहीं है, सामान्य चोरी की घटनाएं हैं जो दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार के आने पर इन्होंने प्रचार किया था। यानी जब भी राष्ट्रवादी सरकार आएगी उसको डिस्टेबलाइज करेंगे।
अस्थिरता पैदा करेंगे। और भारत सरकार के अंदर उस समय के रक्षा मंत्री कौन? जॉर्ज फर्नांडीज, जो एक देशभक्त ईसाई थे। उनकी देशभक्ति के ऊपर किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने की हिम्मत नहीं हो सकती। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक शरीर नहीं चलता था, लेकिन मन भारत मां के चरणों में था। उनके साथी बताते हैं, उसने लोकसभा में खड़े होकर कहा था, जॉर्ज फर्नांडीज ने, ये सब आरोप असत्य सिद्ध हो गए, हमने जांच कराई है। नैतिकता बनती है झूठ साबित होने पर माफी मांगो। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पश्चिम मां काली को बार बार अपमानित क्यों करता है। कभी फिल्मों के माध्यम से, कभी वेब सीरीज के माध्यम से, कभी वहां के जो नेशनलिस्ट होते हैं वो इस प्रकार के ट्वीट कर देते हैं। तो आप ये चिढ़ समझ सकते हैं पश्चिम की। पर भारत के, मैंने जो कहा ना, भारत में भी आपने हमेशा देखा होगा मां काली के उपासकों को कैसे, कितने गंदे तरीके से इस बॉलीवुड ने हमेशा से दिखाया है। और केवल यही नहीं, अभी 2015 में एंग्री इंडियन गॉडेसेस नाम की एक फिल्म आई थी। देखिए, इतनी विकृत मानसिकता की फिल्म। और चलिए, आपको जो भी विकृत मानसिकता आपकी प्रमोट करनी है उन्हें, चलो, आपको वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपकी स्वतंत्रता है, पर उसमें, उसके लिए आपको हमारे देवी देवताओं का आप उनको सामने रखकर, ढाल बनाकर आप अपनी विकृत मानसिकता को प्रमोट कर रहे हैं। और ऊपर से उस समय इसको लेकर आप कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे ना, एंग्री इंडियन गॉडेसेस, उनको लेकर, तो आपको पढ़ने को मिलेगा, कहा गया था कि भाई, क्या जो लोग इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि जो माँ काली है या माँ लक्ष्मी है, वे इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट और एंगर का प्रतीक है। हाँ, ये भारत के फिल्म मेकर्स कह रहे हैं। सोचिए किस हद तक मानसिक और बौद्धिक पतन हो चुका है आज की हमारी जनरेशन का। कैसे कैसे विकृत मानसिकता के फिल्म मेकर्स हैं। इनका जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म का जो है ना दृष्टिकोण, उसका प्रतीक कहते हैं, एंगर का प्रतीक। अरे, माँ काली को परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, परब्रह्म स्वरूप उन्हें कहा गया है। और उनमें कोई, वो निर्विकार है, उनमें कोई ये बाहर की वृत्तियाँ, ये विकार उनमें नहीं है, चाहे वो क्रोध हो, काम हो, या कोई भी बाहर की वृत्तियाँ उनमें नहीं है। और जो हम कथा सुनते हैं रक्तबीज की, और रक्तबीज का जब संहार किया माँ काली ने, माँ पार्वती का ही अवतार उन्हें कहा जाता है, रूप उन्हें कहा जाता है। तो जब रक्तबीज का उन्होंने संहार किया, वो बहुत क्रोध में थी, ऐसा वर्णन आता है, पर वो केवल उनकी एक लीला के रूप में दिखाया है। और जब भगवान शिव जी उनका क्रोध शांत करने के लिए जब उनके रास्ते में वे लेट गए, माँ काली के चरण उन पर जब उनके छाती पर गए, तब उसके बाद में माँ काली एकदम से वो लज्जित हो गई और अपनी जीभा उन्होंने बाहर निकाली कि मैंने कैसे अपने स्वामी के शरीर पर पैर दिया, और उसके बाद में वे उनके चरणों में बैठी। ऐसा पूरा वो कथा आती है। इसमें इनकी जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस और सो कॉल्ड एम्पावरमेंट और ये एंगर का प्रतीक जो कह रहे हैं ना, आप ईश्वर को अपने चश्मे से जज कर रहे हैं। जो निर्विकार पर ब्रह्म स्वरूप है, आप उनको एंगर का प्रतीक, ये विकार, ये बाहर की वृत्तियां उनमें नहीं है, वे निर्विकार है, उन वृत्तियों से परे है। और वृत्तियों से परे हैं, इस कारण से ही हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं कि वे हमें उन वृत्तियों से परे करे, उन विकारों से अलग बाहर लेकर के जाए। और आप अपनी विकारों वाली मानसिकता प्रमोट करने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। उसमें सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट किया है, लेस्बियन कपल, एलजीबीटीक्यू एजेंडा को प्रमोट किया है एंग्री इंडियन गॉडेसेस में। चलो, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये करो आप जो करना है, पर आप उसके लिए माँ काली, उनका उपयोग कर रहे हैं। आप किस हद तक ये मानसिक और बौद्धिक पतन है सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने के लिए। रक्तबीज की जो कथा है वो भी माँ काली किस प्रकार से अहंकार को नाश करने का एक संदेश उसके माध्यम से उन्होंने दिया है कि हम अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने अहम को, अपने विकारों को हम नष्ट कर दे। जो विकार रक्तबीज की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। जब हम अपनी वृत्तियों को अगर कंट्रोल ना करें तो वो तो वृत्तियां, वो विकार, वो बढ़ते ही जाते हैं। हमें उन वृत्तियों का, उन विकारों का कैसे संहार करना है, अपने अहम का कैसे संहार करना है, ये उन्होंने उसके माध्यम से बताया है। पर इनका तो अब भारत की फिल्म मेकर्स ही एंग्री इंडियन गॉडेसेस जैसी फिल्में बनाते हैं, उसमें सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करेंगे, हिंदू देवी हमारे आराध्य माँ काली को सामने रखकर। और केवल यही नहीं, अभी वो लीना मनी मैकलई, उनका कुछ एक वो दिखा आपने, वो सिगरेट पीते हुए माँ काली को दिखाना, ये सारी इनको, मतलब माँ काली की कथा तो इन्होंने कभी पढ़ी नहीं होगी और ना ही सूक्ष्मता से उसे कभी समझने का अभ्यास इन्होंने कभी प्रयास भी किया होगा, न देवी भागवत पुराण को उन्होंने कभी पढ़ा होगा।
पर अपने मन से एम्पावरमेंट का मतलब कोई सोसाइटी के अगेंस्ट एक सो कॉल्ड क्रांति लाने का प्रतीक वो बता रहे हैं कि पेट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ने का प्रतीक है माँ काली। कहाँ आपने ये पढ़ लिया पेट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ने का प्रतीक है? कहाँ पढ़ लिया इन्होंने? कुछ भी अपने मन से उन्हें लगता है कि माँ काली को उन्होंने दिखाया है वो जीवा वो बाहर निकाल रही है, तो एंग्री इंडियन गॉडेसेस को प्रमोट करते समय आप जीवा बाहर निकाल कर लोगों को दिखा रहे हैं, तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ रेबेल, आप कुछ विद्रोह कर रहे हैं सोसाइटी के अगेंस्ट, सामाजिक रूढ़िवादी सोच के अगेंस्ट, परंपराओं के अगेंस्ट आप कुछ कर रहे हैं। तो ये माँ काली को आपने समझा है, ये आपकी बुद्धि है? तो सोचिए भारत के फिल्म मेकर्स ही अगर एक वोक फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए माँ काली का उपयोग करते हैं, तो वो जो वेस्ट के नेशनलिस्ट हैं वो तो उनके मन में तो है ही हिंदू संस्कृति के लिए द्वेष, और वो तो हमेशा ऐसे करते ही जाते हैं। पर मैंने जैसा कि कहा, आज कई सारे युवा जो फॉलो कर रहे हैं वेस्ट के कई सारे नेशनलिस्ट को, राइट विंग वाले कई सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए पढ़ लिया, ठीक है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा उनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। और वेस्ट का चाहे राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, कंजर्वेटिव्स हो या लिबरल्स हो, उन दोनों का ही भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण सही नहीं है। अब मैंने जो नेशनलिस्ट है, राइट विंग वाले हैं वेस्ट के, उनके बारे में तो मैंने आपको बताया ही। उनको तो अपने रिलीजन को प्रमोट करना है, उनको तो भारत में कन्वर्जन को प्रमोट करना है, मिशनरीज को प्रमोट करना है। वे कई सारे एनजीओज को यहाँ पर फंड भी करते हैं वो सारे कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए भारत में। तो ये वहाँ के जो नेशनलिस्ट है, अमेरिका हो या अलग अलग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वो ये कर रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली हिंदू संस्कृति से हेट करेंगे ही। और जो लेफ्टिस्ट है वो ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटी के साथ में हैं, उन देशों में हिंदू माइनॉरिटी है, और वो कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं देंगे, उन देशों के लेफ्टिस्ट भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका पहला प्रेम चाइना है और उसके बाद में पाकिस्तान। वे हमेशा चाइना और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनकी वोट बैंक प्यारी है, और हिंदू कभी भी उनकी वोट बैंक नहीं बन सकता, ये वो जानते हैं। इसी कारण से हिंदू वहां पर माइनॉरिटी में होते हुए भी वो उनका साथ नहीं देते। और दूसरा एक कारण ये भी है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ लेफ्टिस्टों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक अनार्की, अराजकता, केओस, सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह, ये सब उनका बेस होता है। आगजनी, तोड़फोड़ या अनार्की, केओस, अराजकता क्रिएट करना, एक अस्थिर कर देना देश, किसी भी देश को, ये मुख्यतः लेफ्टिस्ट करते हैं। आपने देखा होगा ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पर इन्होंने कैसे अमेरिका को जलाया था यूएस इलेक्शन से ठीक पहले। क्या क्या नहीं हुआ यूएस इलेक्शन से ठीक पहले। ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पर जो इन्होंने आंदोलन निकाला था, जो कुछ पूरे सड़कों पर जितने शोरूम्स थे, बड़े बड़े दुकानें थी, मॉल्स थे, उन सबको तोड़ फोड़ करके, आग जलाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, चोर लूट लिया गया सब कुछ। ये क्या लेफ्टिस्टों ने? अनार्की, अराजकता, केओस, इसी से ये लेफ्टिस्ट फलते फूलते हैं। और ट्रंप को हटाने के लिए जो कुछ भी उन्होंने वो इलेक्शन से ठीक पहले किया था, उसके रिजल्ट उनको मिले भी। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। और स्वाभाविक सी बात है, हिंदू चाहे वो किसी भी देश में हो, वो स्वाभाविक सी बात है, वो सहिष्णु होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है। वे जहां पर भी रहे उस देश के विकास में वे अपना योगदान देते हुए आपको दिखेंगे। और इस कारण से लेफ्टिस्टों के कोई उपयोग के नहीं होते, फिर वो हिंदुओं को वो कंसिडर ही नहीं करते माइनॉरिटी में। तो उनका जो पहला प्रेम है वो चाइना और वगैरह, बस वो अपनी वोट बैंक के बारे में वो केयर करते हैं। तो लेफ्टिस्ट हो या वेस्ट के या राइट विंग वाले हो, आप भारत के लिए वो दोनों ही, उनका दृष्टिकोण सही नहीं है। पर हाँ, एक बात अवश्य है, उन देशों में अगर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होती है तो उसका भारत को फायदा अवश्य है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, लेफ्टिस्टों का पहला प्रेम चाइना है और उसके बाद में पाकिस्तान है। तो जो वहाँ के डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने कई वर्षों तक पाकिस्तान को अरबों अरबों डॉलर की मदद की है, फंडिंग की है, और वो भी टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने के नाम पर फंडिंग की है डेमोक्रेट्स ने, वहां के लिबरल्स ने। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी, उन्होंने पाकिस्तान को ये फंडिंग देना बंद कर दिया था, क्योंकि वो है तो नेशनलिस्ट, उनकी जो विचारधारा है, ऑब्वियसली वहाँ के जो नेशनलिस्ट है उनकी भी भावना यही है कि हम क्यों फंड करें पाकिस्तान को। तो उन्होंने पाकिस्तान की वो फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी थी। उसके बाद अभी जो बाइडेन ने उसे फिर से शुरू कर दिया, अभी उसकी जब सरकार आई। तो ओवरऑल जो बाहर की फॉरेन पॉलिसीज है या भारत की दूरदृष्टि के रूप से उन पश्चिमी देशों में राइट विंग की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होना भारत की दृष्टि से सही है, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सही है, क्योंकि लेफ्टिस्ट तो चाइना और पाकिस्तान को ही और ताकत देने का प्रयास करेंगे। पर बाकी सूक्ष्मता से अगर हम देखें
तो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति की तरफ देखने का दोनों का ही दृष्टिकोण सही नहीं है। तो दोस्तों ये थे मेरे पूरे विचार इस विषय पर। बाकी मैंने जो भी बातें कही उस पर आपके विचार क्या है मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।